नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके टॉपन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, कौन कौन से जिसको हम कोशिकांग कहते हैं, क्या क्या पाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों इसके पहले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो सेल की खोज किसने की थी, तो सेल की खोज जो रॉबर्ट हुक ने की थी। दोस्तों एक चीज़ और आती है सामने कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी वो डेड सेल की खोज की थी। दोस्तों लाइव सेल की खोज या जीवित कोशिका की खोज जिन्होंने की थी उनका नाम था एंटोनी ल्यूवेनहॉक। और साथ ही साथ एक और चीज़ बात करते हैं कि इसमें जो सेल का जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है दोस्तों, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दोस्तों सभी को पता होगा, लेकिन एक चीज़ और हम बताते हैं आपको कि इन सभी का जो एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों जो सबसे पहली जो लेयर होती है या सबसे पहला जो कंटेंट होता है उसको हम दोस्तों सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और दोस्तों सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, हमारे सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, कोशिका की सबसे बाहरी लेयर होती है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हैं कि जो सेल होती है, सेल जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन का काम क्या होता है दोस्तों, वो होता है कि बाहर से न्यूट्रिएंट्स को इस सेल के अंदर लेना और उसके बाद फिर से इसके अंदर के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सभी को इससे बाहर करने का काम कौन करता है, यह सेल मेम्ब्रेन ही करती है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कोशिका की झिल्ली कहते हैं, इस कोशिका की झिल्ली का काम क्या होता है, ये बाहर से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सेल के अंदर लाता है और सेल से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है। दोस्तों यह क्रिया जो होती है, यह ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा, यह ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा या प्रोसेस के द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। दोस्तों ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है या जिसको हम कोशिका की झिल्ली कहते हैं, ये बनी किसी होती है। तो दोस्तों ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स, ये है लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी होती है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाई जाती है। इसलिए बाहर से आई हुई ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे सेल के अंदर प्रवेश किसके द्वारा कर जाती है, इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कर जाती है। दोस्तों अगला पॉइंट है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों न्यूक्लियस जो होता है हमारे कोशिका का केंद्रक होता है। यह केंद्रक जो होता है इस कोशिका के बीचों बीच में या सेंटर में पाया जाता है। और इसके अंदर दोस्तों इस न्यूक्लियस के अंदर भी कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए पाया जाता है। दोस्तों आरएनए और डीएनए ये पाया जाता है जिसको दोस्तों अब ये तीनों के तीनों कंटेंट कहाँ पाए जाते हैं, हमारी कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है साइटोप्लाज्म। अब सबसे अहम कंटेंट जो है वो क्या होता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब ये जो कोशिका द्रव्य है इसका काम क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य जो है हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कंटेंट होते हैं, कहाँ पर, सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कंटेंट होते हैं उन सभी को अपनी अपनी स्थिति पर रोकने का कार्य करता है। ये कैसे करता है दोस्तों, यह जो होता है एक प्रकार का सेमी सॉलिड होता है, ना तो ठोस रहता है ना तो द्रव रहता है। एक प्रकार का क्या होता है, सेमी सॉलिड पदार्थ होता है। और यह कहाँ पाया जाता है, हमारी सेल के बीच में पाया जाता है, यानी कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस के बीच का जो कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म से भरा हुआ रहता है। दोस्तों ये तो हो गई बात साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के बारे में। दोस्तों अगला कंटेंट जो होता है हमारे सेल के अंदर जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाला एक कंटेंट होता है। अब दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो दे रखी है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ये पावर हाउस क्यों कहा जाता है, इसकी पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर उसकी लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे सेल का पावर हाउस होता है। पावर हाउस क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो हम कुछ खाते पीते हैं वो एनर्जी के रूप में मिलता है। ये एनर्जी के रूप में जो मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे देता है, जब हम लोग कुछ खाते
पीते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ से डाइजेशन के थ्रू वो ब्लड में पहुँचता है, ब्लड से वो हमारे सेल्स तक पहुँचता है। सेल्स में ऑस्मोसिस की क्रिया के दौरान ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर जब पहुँचता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन और जो भी कंटेंट होते हैं वो एक क्रेब्स चक्र से होकर गुजरते हैं और क्रेब्स चक्र के परिणाम स्वरूप वहाँ पर ऊर्जा का निष्कासन होता है और वही ऊर्जा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एटीपी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। और यही जो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को स्टोर करता है, ये एनर्जी जो होती है, यही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया सेल को लगातार देती रहती है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था न्यूक्लियस के बारे में। इस न्यूक्लियस में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ये कितने होते हैं दोस्तों? ये हमारे शरीर में या एक सेल के अंदर 23 जोड़ी पाए जाते हैं। दोस्तों ये हमारे सेल के अंदर कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी पाए जाते हैं। इन 23 जोड़ी में जो क्रोमोसोम होते हैं, 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो ऑटोसोम होते हैं, वो ऑटोसोम होते हैं। और एक जोड़ी जो होता है, एक पेयर जो क्रोमोसोम होता है वो दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेल में एक्स पाया जाता है और फीमेल में दोस्तों, फीमेल में ये पाया जाता है XY। दोस्तों ये जो एक्स जो मेल का होता है और XY जो फीमेल का होता है, ये कंटेंट या जो ये क्रोमोसोम ही डिपेंड करते हैं कि बच्चे का क्रोमोसोम या बच्चे का लिंग क्या होगा, वो लड़की होगी या लड़का होगा। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आगे हम जब सेल डिवीज़न पढ़ेंगे उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक द्रव होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जिसको हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। दोस्तों एक और कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारे सेल के अंदर पाया जाता है जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। दोस्तों जिसको हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। अब इस लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? ये दोस्तों ये है हमारे सेल का, सेल के सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? दोस्तों ये चीज़ आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको ध्यान में रखिएगा कि लाइसोसोम के पास पाया जाता है एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम क्या करता है दोस्तों ये एंजाइम जो होता है इस लाइसोसोम के अंदर भरा हुआ होता है। ये कौन सा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस लाइसोसोम के अंदर भरा हुआ होता है। ये अगर ये फट जाता है लाइसोसोम तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ये पूरे सेल को मार देता है। इसीलिए दोस्तों इस लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? इस लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये लाइसोसोम जो है इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरी सेल को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। दोस्तों ये जो लाइसोसोम होते हैं ये एक सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स के रूप में स्थित रहते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोम की। दोस्तों आगे के जो कंटेंट होते हैं, जैसे कि हमारी सेल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है और सेंट्रोसोम पाया जाता है, गोल्जी ऑपरेटस पाया जाता है, तो इस सभी कंटेंट के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।